हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 22 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो किस टाइप का हुआ। तो पहला टॉपिक आता है हमारा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो किस टाइप से हुआ था। तो हम देखते हैं कि भारत में समुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई थी, जिसके बाद यूरोपियों की भारत में आने की शुरुआत हो गई थी। यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए थे। इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षक भारत ही रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि 15वीं सदी में ही जो है इसके बाद यूरोपीय भारत में आना शुरू हुए थे। समुद्री रास्ते की खोज हुई 15वीं सदी में, और जिसके बाद ही भारत भारत में यूरोपीय लोगों का आना शुरू हुआ। यूरोप लोगों ने जो यूरोपीय लोग थे वो कई सारे और भी कंट्री में जाके जो है वहाँ पे रहे थे। वहाँ पे उन लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी, वहाँ से वो चीज़ें अपने यूरोप में लेके आए थे, पर उनका जो मुख्य आकर्षक केंद्र था वो भारत ही बना रहा था। आइए अब समझते हैं कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो किस क्रम में आई थी, मतलब कि सबसे पहले कौन आया था फिर उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले जो है वो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश लोग आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, और लास्ट में स्वीडिश लोग आए थे। तो इस क्रम में जो है वो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां थी। पहले पुर्तगाली आई थी, फिर उसके बाद आए थे डच, डच के बाद आया था ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, और फिर डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी और स्वीडिश आए थे। आइए समझते हैं पुर्तगालियों को। तो जो सबसे पहले भारत में आए थे, कब आए थे ये? 1498 में आए थे। तो आइए समझते हैं कि 1498 में पुर्तगाली जो है वो भारत पर आए थे। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डिगामा भारत के तट पर आया था, जिसके बाद भारत में आने का रास्ता तय हुआ। जो वास्को डिगामा था वो 17 मई 1498 को पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा था वो भारत के तट पर आया था। वास्को डिगामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जोमरिन से व्यापार का अधिकतर प्राप्त कर लिया था, वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया, और 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया। उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के समुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। जब वो वापस पहुंचा तभी लोगों ने जाना कि भारत में समुद्री रास्ते से भी आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पुर्तगाली में कौन था, कि वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था। कब आया था? 17 मई 1498 में भारत आया था, और उसकी सहायता किसने की? वहाँ किसकी सहायता करी थी? गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने किया था उसकी सहायता। आइए अब समझते हैं जो उसके बाद आए थे भारत में डच लोग आए थे। कब? 1596 में आए थे। तो इनमें हम देखते हैं कि क्या हुआ था। तो सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा था। 1602 में प्रथम डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। तो कब आए थे ये लोग? तो 1598 में जो डच थे उनका पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा था। 1602 में प्रथम डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाया गया था। इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भी भारत पहुंच चुके थे, पर नाविक दृष्टि से डच इनसे वरीय थे। मतलब कि जो पहले पहुंचे थे वो डच थे, इनके बाद कुछ लोग आए थे जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी लोग थे। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। सन 1602 में डचों ने अम्बयोना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि 1602 में डचों ने अम्बयोना पर पुर्तगालियों को हराया और वहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया। तो आपने समझा कि डच जो है पुर्तगाल के बाद दूसरे नंबर पे भारत पहुँचे थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1602 में इन्होंने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1602 में ही डचों ने अम्बयोना पर पुर्तगालियों को हराकर वहाँ पे अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद देखते हैं जो डच के बाद तीसरे नंबर पे भारत आए थे वो थे अंग्रेज, जो कि 1599 में भारत आए थे। इंग्लैंड के नाविकों को भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लगा पाया था। 1578 में सर फ्रांसीसी ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। इस जहाज से उसे भारत जाने वाले रास्ते का मानचित्र मिला। 31 दिसंबर सन 1600 को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो सर फ्रांसीसी ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाली जहाज को लूटा, तभी उसे भारत में मतलब जाने का रास्ता जो था मानचित्र मिला,
और 31 दिसंबर सन 1600 को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का अधिकार पत्र दिया। उन्हें पूर्व के देशों के साथ जो है व्यापार करने की अनुमति मिली। 1601 से 1603 के दौरान कंपनी ने सुमात्रा में वेटम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली और विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा था। तो इस तरह से जो है अंग्रेज भारत में पहुंचे थे। आइए अब देखते हैं कि डेनिस जो है वो अंग्रेजों के बाद आए थे, वो कैसे भारत पहुंचे थे, जो कि 1616 में आए थे। अंग्रेजों के बाद डैन जो है 1616 में भारत आए थे। डैन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 में त्रावणकोर में किया था, मतलब कि तंजौर में किया था। डैन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 में सेरा रामपुर, जो कि बंगाल में स्थित है, वहां पे स्थापित किया। और 1745 में डैन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी एवं भारत छोड़कर चले गए। तो चौथे नंबर पे जो है वो डैन 1616 में भारत आए थे। उन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में खोली, दूसरी फैक्ट्री जो है वो 1676 में खोली, और 1645 खोलने तक जो है वो सभी फैक्ट्री जो भी खोली थी वो अंग्रेजों को बेच दिया और वापस भारत छोड़कर चले गए थे। अब आइए देखते हैं जो डैन लोगों के बाद फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में आए थे। तो उन्होंने जो है भारत में आने का कैसे अपना रास्ता चुना। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई 14 फ्रांस के मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कि कंपनी डी इंडिया से ओरिएंटलिस कहा गया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जिसे क्या कहा गया, कंपनी डी इंडिया से ओरिएंटलिस कहा गया था। इस नाम से जाना जाता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रांस के जो फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेष अधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 की स्थापना की थी भारत में, जिसे कि कंपनी डे इंडिया से ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। आइए अब समझते हैं कि कंपनी और उनका स्थापना वर्ष, की कौन सी कंपनी जो है वो किस ईयर में इसकी स्थापना की गई। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1649 में स्टार्ट हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी 1649 में। फिर उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1602 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में इसकी स्थापना हुई। और फिर लास्ट में आती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1731 में इसकी स्थापना होती है। तो आपने देखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब इसकी स्थापना हुई, 1649 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, मतलब 1616 में हुआ था। इसी तरह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हुआ था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी स्टार्ट 1731 में, 1731 में हुआ था। तो ये जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके स्थापना वर्ष, इनके जो स्टेब्लिश ईयर है वो सभी पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुर्तगाली होते क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकैबुलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है गोवा की लड़ाई जो है वो किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर सी 1510 का। आपने इस चीज़ को याद रखा कि गोवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो सन 1510 में लड़ी गई थी। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे लड़ी गई थी 1510 में। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने अल्बर्कर्क ने
नेतृत्व में सत्ता गुड़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उसने गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क जो गवर्नर है उसे माना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि गोवा की लड़ाई जो है वो किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 1510 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दूसरा, जो कि है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो श्रीलंका की खोज की गई थी वो ऑप्शन नंबर सी 1505 में किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 1505 में श्रीलंका की खोज की गई थी। अगला बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। तो ये कौन था, ऑप्शन नंबर डी बी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत का पुर्तगाली वायसराय था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो है पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है चौथा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया। तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब किया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1961 में जो है भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को गोवा से मुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश हस्ताक्षर किया गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर किस टाइम पे हस्ताक्षर किया गया था, किस डेट में। तो ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर 1961 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1661 को हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है सिक्स क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। तो ये कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1961 में हुआ था। आपका राइट आंसर 1961 हो जाएगा, जब भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो घोषित कर दिया था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है शर्ट पतलून स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये यूरोपियंस के द्वारा लाया गया था। जैसे आप याद रखेंगे शर्ट पतलून स्कर्ट इस टाइप की जो कपड़े होते हैं वो 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया, तो यूरोपियन के द्वारा लाया गया था। अगला आता है हमारा आठवां क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। तो किसने बनाया था ये भारत में पहला यूरोपीय किला 1503 में। तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1503 में जो है वो भारत में पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया, तो पुर्तगालियों ने बनवाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 वर्ष में पुर्तगालियों उपनिवेश था। मतलब कि 1954 तक वहाँ पे पुर्तगाली मौजूद थे। तो वो कौन था, दादर और नागर हवेली था हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1954 तक जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में पुर्तगाली निवास करते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में जो है पदार्पण किए। तो कहाँ पे किए, तो कालीकट में किया था। मतलब 1498 में जो वास्को डिगामा है वो कहाँ पर आया था, तो कालीकट में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो ये किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने किया था। अगला हमारा 13 क्वेश्चन आता है, जो कि है वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट जो कि है कोझिकोड में आया था। तो ये केरल में मौजूद है कालीकट, और ये कब आया था, तो 1458 में आया था, 98 में आया था। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि 1498 में जो है वो वास्को डिगामा कालीकट कोझिकोड में आया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये कौन था, ये था ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा था, जिसने कि 1498 में भारत जाने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था। तो ये भारत में कहाँ आया था, तो ऑप्शन नंबर सी कालीकट में आया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि वास्को डिगामा 1498 में कालीकट में आया था। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे, ऑप्शन नंबर डी वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे
ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए थे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जो पुर्तगाली थे वो 1498 में आए थे, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर डच आए थे 1602 में, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, फिर चौथे नंबर पे डेन आए थे, फिर 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो इस टाइप से जो है यूरोपीय भारत में इस समय पे आए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था? तो ये कौन था जो सबसे पहले भारत आए थे? वही होंगे, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वही सबसे पहले भारत आए थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले भारत में व्यापार संबंध स्थापित किए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? गोवा के जो चर्च थे वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोवा में चर्च है और कॉन्वेंट है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? मतलब कि पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष में कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1510 ईडी में इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो किस वर्ष में की विजय प्राप्त किया था? कि 1510 में किया था। तो ये विजय कब प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर सी 1510 में किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी 1510 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो भारत का पहला जो पुर्तगाली वायसराय था उसका क्या नाम था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत का पहला पुर्तगाली जो वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब आते हैं डच से हमारे क्वेश्चन। तो डच जो है वो भारत में पुर्तगालियों के बाद आए थे। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध जो है बैटल ऑफ बेदरा कब लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो बेदारा का युद्ध है वो लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1759 में, 1759 में ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश सेना मतलब कि अंग्रेजों और डच सेना के बीच। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। डच से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो बेदारा युद्ध है या फिर बेदरा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ बेदरा, तो ये लड़ा गया था 1759 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। व्यापारिक जो है व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो किसने किए? ऑप्शन नंबर डी डच ने किया था। तो डच व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अगले क्वेश्चन से अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो बंगाल की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। तो वो ईयर कौन सा था? वो ईयर था 1765, 1765 में। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब शुजा उद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ दो संधियां संपन्न की गई थी। शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न संधि में बादशाह को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। तो 26 लाख रुपए में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। अंग्रेजों को ये सौंप दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, जो कि पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीना और उस पर कब्जा कर लिया? तो 1761 में ये चीज़ उन्होंने की थी। तो 1761 आप डेट याद रखेंगे कि जब फ्रांसीसियों के कब्जे से उन्होंने पांडिचेरी छीना अंग्रेजों ने और उसे पर कब्जा कर लिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट जो है आर्कट का युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो द सीज ऑफ आर्कोट जो है वो युद्ध हुआ था और उस पे कौन विजयी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज उस पे विजयी हुए थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आर्कट का युद्ध जो है वो उस पे कौन विजयी हुआ था 1751 में? तो अंग्रेज उस पे विजयी हुए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अंग्रेजों ने नवाब के
कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? तो अवध पर उन्होंने कब्जा कर लिया था कि वहाँ का शासन जो है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे से नहीं चला पा रहा है। इसके बदले में आप हमें दीजिए, हम अच्छे से चलाएँगे। ये सब वो अंग्रेजों ने कहा और उसपे अवध पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप से आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया था और अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। मतलब कि ब्रिटिश का अब उस पर शासन हो गया था अवध पर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यांडबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? जो यांडबू की संधि हुई थी 1826 में, उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन सा जो क्षेत्र है वो हड़प लिया गया था? तो असम को इन्होंने ऐसे हड़प लिया था। कब? 1826 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनगर्ल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र के कुछ कानूनों को कंपनी के नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए थे, जिसमें कि डैश सबसे पहले था। तो कौन सा सबसे पहले था जो कि जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा? तो वो था ऑप्शन नंबर डी हमारा 1773 का चार्टर अधिनियम। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ब्रिटिश संसद ने 1763 का चार्टर अधिनियम बनाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस ईस्ट इंडिया कंपनी में किस वर्ष जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1773 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1773 में जो है वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वही आप नीचे देख पा रहे हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इन्फे बने। 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा इन तीनों सुप्रीम कोर्ट की जगह पर 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो खोला गया था, स्थापना की गई थी? तो 1773 में खोला गया था। और फिर बाद में जो है 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के दौरान इन तीनों सुप्रीम कोर्ट को एक जगह पर 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। मतलब इन तीनों कोर्टों को मिलाकर एक 1862 में जो है कलकत्ता का हाई कोर्ट बना दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? जो ब्रिटिश शासक थे वो उन्होंने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था ब्रिटिश शासकों ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डच द्वारा अनुमति दी गई थी। तो किसके द्वारा अनुमति दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उस समय जहांगीर का ही जो साम्राज्य जो है वो चल रहा था भारत में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत में जो है 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में जो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज आया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी कैप्टन विलियम हॉकिंस था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जहांगीर के साम्राज्य में, मतलब जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत के एक कारखाने खोलने की अनुमति लेने के लिए डच दरबार में भेजा गया। तो किसके दरबार में भेजा गया था? तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप से पूछे गए हैं, पर वो देख लीजिए वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था कि सबसे पहले जो है मुगल दरबार में कौन आया? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने के लिए अनुमति चाहिए थी। तो वो अनुमति उसे कौन देता? तो जहांगीर देता, इसलिए उसे जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ जो है व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला पहला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष जो है प्राप्त किया था? तो किस वर्ष इन्होंने प्राप्त किया था? 1600 में प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी?
तो 1600 में हुई थी। तो आप याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1600 में। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1600 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस वर्ष में हराया था? किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था ऑप्शन नंबर डी, सुवाली के युद्ध में इन्होंने हराया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है सुवाली का युद्ध कब हुआ था? तो ये 30 नवंबर 1612 को हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? तो सुवाली का युद्ध में हराया था 1612 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध जो है 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुवाली का युद्ध जो है वो 1612 में किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों के खिलाफ और पुर्तगालियों के नहीं। तो ये दोनों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ये कब सौंप दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1858 में से सौंप दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था। तो कब ये हुआ था? 1858 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो सारागढ़ी की लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1897 में लड़ा गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 में सारागढ़ी का लड़ाई हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया। तो वांडी वॉश का जो युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेजी की सेना थे उसने किसने हराया? तो फ्रांसीसी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि फ्रांसीसी लोगों से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपना ठिकाना बनाया। तो 1673 में भारत में कहाँ पे ठिकाना बनाया था अपना? सो पौंडीचेरी में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसी व्यापारियों ने जो फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी थी 1673 में उन्होंने कहाँ पे अपना ठिकाना बनाया? तो पौंडीचेरी में बनाया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है भारत में पहली फ्रांच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये भी कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली जो फ्रांच फैक्ट्री थी वो कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो सूरत में ये स्थापित हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो किस वर्ष आया था? 1656 में आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर जो है वो किस वर्ष भारत आया? तो ये आया था 1656 में आया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच में हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और यहाँ पे फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। आइए देखते हैं कुछ और कर्नाटक युद्ध जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच। तो किसके बीच हुआ था? ये तो मैंने आपको बता दिया। ये हुआ था अंग्रेज एवं फ्रेंच कंपनियों के बीच और इसका परिणाम क्या था? एक्स-ला चैपल की संधि हुई थी। फिर आइए देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच में हुआ था और इसमें भी कौन से लोग थे? तो अंग्रेज थे और फ्रेंच थे और इस पे किसकी संधि हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध आता है हमारा 1756 से 63 के बीच में। इसमें कौन लोग थे? तो इसमें भी अंग्रेज और फ्रेंच कंपनी थी जो कि पेरिस की संधि हुई थी इस पे। इसका परिणाम क्या निकला था तीसरा कर्नाटक युद्ध का? जो है पेरिस की संधि हुई थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो भारत में यूरोपीय लोग आए थे, वो किस तरह से आए थे। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम इसी तरह और भी सारी वीडियो लेके आते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।